हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चल रही है जो गोल्ड सीरीज है। और आप इससे इसे अगर फॉलो करते हैं तो आपको कुछ भी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पूरा फुल कोर्स कवर कर रहा हूं। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। ये टॉप लेवल कंटेंट है, बड़ी मेहनत से बना रहा हूं आपके लिए, जिससे आपको कहीं भागना ना पड़े। प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है सब कुछ कवर कर रहा हूं। हम लोग इस समय है 16th नंबर चैप्टर पर, जो कि है कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर। स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए, ना ये 12th के लिए बनाए गए हैं ना ये जेई के लिए, केवल केवल नीट के लिए बनाए गए हैं। आज इसके फाइनल पार्ट पर हैं जिसको रेडिएशंस हम बोलेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि इसके पहले के पार्ट कैसे देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले के पार्ट और पहले के चैप्टर्स के वीडियोस आप आराम से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और हां, इस वीडियो के अंत में मैं 3 क्वेश्चन चैलेंज भी आपको देने वाला हूं। यानी इसी टॉपिक पर मैं जो पढ़ाऊंगा आज 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको पता चले जो मैंने पढ़ा है वो मेरी समझ में आ गया है। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा चैप्टर 16, ये रहा बेटा पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ, स्टीफेंस लॉ, कूलिंग बाय रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते चलते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर जो आप पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो काफी आसानी रहती है। तो अरविंद एकेडमी नीट का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आपको आराम से मिल जाएगी। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाके देखिए। कई ऐसे मटेरियल आपको मिलेंगे जो नीट में काफी सपोर्टिव हैं और नीट सिलेक्शन की जर्नी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करा सकते हैं। तो आप अरविंद एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए ऐप और उसके स्टोर सेक्शन में चेकआउट कीजिए। अब जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, पढ़ाई हो जाती है शुरू। तो रेडिएशन की बात करें कि रेडिएशन क्या है। रेडिएशन एक तरह की हीट ही है, ए फॉर्म ऑफ हीट। जब ये इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, और बीच में अगर मीडियम पड़ भी गया तो मीडियम को, इंटरव्यूइंग मीडियम को ये हीटअप नहीं करती, गर्म नहीं करती। जैसे सूरज की रोशनी हमारे तक आ रही है, बीच में वैक्यूम भी है, एयर भी है, लेकिन एयर गर्म नहीं हो जाती। तो ये बात ध्यान रखनी है कि रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि जिसे चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, और अगर मीडियम है तो वो उसको गर्म नहीं करेगी, हीटअप नहीं करेगी। जो भी बॉडीज हैं, ऑल बॉडीज इवन एट लोअर टेम्परेचर, हमारी बॉडी भी कह लीजिए, ह्यूमन बॉडीज, वो भी एमिट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और जो उनका जो वेवलेंथ होता है नॉर्मली, वो इंफ्रारेड वेव्स के स्लैब या स्पेक्ट्रम में आता है। 750 नैनोमीटर से ज्यादा चला जाता है वेवलेंथ। तो इस वजह से हमको दिख नहीं पाता, क्योंकि जो विजिबल लाइट है वो नैनो की बात करें तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की विजिबल रेंज होती है। इससे ऊपर की रेंज में हमको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हम सभी लोग, सभी बॉडीज लोअर टेम्परेचर पे भी रेडिएशंस एमिट कर रहे होते हैं। अब अगर किसी बॉडी पर मान लीजिए कोई रेडिएशन पड़े, तो ये टर्म हम सीखने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द हीट रेडिएशन। मान लीजिए कोई बॉडी है, किसी सरफेस पे पड़ रही है, ये इंसिडेंट रेडिएशन है जो कि यहां लिखा है। तो ये इंसिडेंट रेडिएशन के 3 फेट हो सकते हैं, 3 भविष्य हैं इसके सामने। एक तो इसके अंदर इस पे पड़े और एब्जॉर्ब हो जाए, तो आप एब्जॉर्प्शन लिख सकते हैं जो कि वहां लिखा भी है। दूसरा, इस पे पड़े और रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आप रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। तीसरा, इस पे पड़े और इससे गुजर जाए, जैसे शीशे पर लाइट पड़ती है, रेडिएशन पड़ता है, तो शीशे पे कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ ट्रांसमिट हो गया, और कुछ चीजें यहां से बेटा ट्रांसमिट हो जाएं।
तो तीन चीजें हो सकती हैं। अब जब ये एब्जॉर्ब करता है तो जब इसको मौका मिलता है या कुछ ऐसी कंडीशंस हम बनाते हैं हायर टेम्परेचर पर, तो ये यहां पर एमिट भी करता है। ये एक अलग है, लेकिन तीन ही कार्यक्रम हो गए इंसिडेंट लाइट की, या तो एब्जॉर्ब करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा या फिर ट्रांसमिट होगा। इन तीनों बातों को हम समझेंगे, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन को। और जैसे ही इसको मौका मिलेगा या हम इसको हीट इसकी ज्यादा कर देंगे तो ये एमिशन भी शुरू कर देता है, एमिट करने लगता है। इसको भी हमें देखना है। तो बेसिकली चार टर्म आ रहे हैं, तीन तो इस कॉन्टेक्स्ट में है, चौथा जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उस समय वो एमिशन भी शुरू कर देता है। आगे की बातचीत देखते हैं बेटा हम लोग। अब शुरू हो गया वही तीनों की भाई, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, इनको पहचानने की कोशिश है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द इंसिडेंट रेडिएशन। ये प्रोसेस है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो कितना बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है। इसको ये जानने के लिए कि कौन सी बॉडी कितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, कितना कम एब्जॉर्ब करती है, कुछ टर्म्स हमारे सामने आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में है वो। तो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोहे बाइक रहती, स्कूटी रहती, धूप में पड़ी रहती है तो गद्दी गर्म हो जाती है, जब बैठते हैं तो चिल्ला उठते हैं। तो वो क्या है, वो जो प्लास्टिक कवर है, जो भी रैक्सीन का कवर है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम बैठते हैं तो बहुत तेज दिक्कत होती है हमको। अब इसी एब्जॉर्प्शन को, जैसे मैंने बताया कि हम कैसे समझें कि अलग अलग बॉडीज में एब्जॉर्प्शन के कॉन्टेक्स्ट में फर्क क्या क्या है, तो इसका एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर ए। तो ए क्या चीज है कि कोई बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है कि गिवन टाइम इंटरवल में, एक गिवन टाइम इंटरवल में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई है और इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उसका रेशियो, यानी QA अपॉन QI। जितना मान लीजिए 10 सेकंड में इंसिडेंट एनर्जी आपने निकाली, तो 10 सेकंड में कितना ये एब्जॉर्ब किया। इसी को रेशियो को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव रेशियो, और ए से दिखाते हैं। ये इससे पकड़ लेते हैं कि कौन सी बॉडी कितनी तेजी से चीजों को एब्जॉर्ब कर पा रही है, कितना एब्जॉर्प्टिव पावर है। तो ये एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाती है। और इसमें ये तो इन जनरल है कि पूरी एनर्जी पड़ी, रेडिएशन कितना एब्जॉर्ब हुई। इसमें एक पर्टिकुलर लेमडा के लिए भी वैल्यू निकालते हैं और उसको लिखते हैं स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ए लेमडा। तो जब ए लिखोगे तो फॉर ऑल हो जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। और ए लेमडा लिखोगे तो फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ हो जाएगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो कहीं पर जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्टिव पावर अगर किसी की A इज इक्वल टू 0.6 है, तो इसका मतलब यह है कि जितनी एनर्जी पड़ी है और जितना उसने एब्जॉर्ब किया है, वो रेशियो क्या है? 0.6, मतलब 60% एब्जॉर्प्शन है। 100 यूनिट की एनर्जी पड़ी तो 60% वो एब्जॉर्ब कर पा रही है, 40% एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। और जब हम ए लेमडा फॉर 1000 एंगस्ट्रॉम लिख देते हैं, यानी इतनी स्पेसिफिक वेवलेंथ हमने डाली है और उसने इसी वेवलेंथ का 40% एब्जॉर्ब किया है। 0.4 का मतलब, बात पकड़ में आ रही है ना? किसी पर्टिकुलर लेमडा के लिए बात करेंगे तो हम यहां बात करने लगते हैं स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ए लेमडा, और इन जनरल बात करेंगे तो इन जनरल। इसी तरह जैसे यहां लिखा है ए लेमडा इज इक्वल टू 0.7 फॉर 2000 एमस्ट्रॉम, मतलब 2000 एमस्ट्रॉम का अगर आप वेवलेंथ इस पे डाल रहे हैं तो 70% का एब्जॉर्प्टिव पावर मिलेगा। हमें ये देखने को समझ में आ गया कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए किसी बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर अलग अलग हो सकता है। जैसे लेमडा के लिए 1000 लेमडा के लिए ये आया 0.4 और 2000 एमस्ट्रॉम के लिए 0.7। ये बात भी हमारे पकड़ में आ गई है। अब अगर टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? ए लेमडा इंटू टी लेमडा से इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर आ जाती है, जो कि उस लेमडा के लिए आएगी। तो मैं ए लेमडा लिख देता हूं। द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ए लेमडा इज रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्टिव पावर थ्रू द रिलेशन। इस रिलेशन से ये आपस में जुड़े होते हैं। अब अगली बात आती है एमिशन की। हमने देखा था ना, बॉडी पर रेडिएशन पड़ा है तो एब्जॉर्ब भी हुआ और
रिफ्लेक्ट भी हुआ, ट्रांसमिट भी हुआ। अब यहां की जो बात है एमिशन की, जब बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो उसका जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेडिएशंस एमिट भी करती है, जो एक चौथी बात हम बता रहे थे। तो एमिट करती उस चीज को हम समझेंगे। तो यहां देखिए लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एमिटिंग रेडिएशंस बाय ए सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एमिशन। जब बॉडी एमिट करने लगती है रेडिएशंस, इस केस में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करता है, क्योंकि वो रेडिएशंस निकाल रही है, एनर्जी छोड़ रही है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसका टेम्परेचर बेटा फॉल कर जाता है। तो यहां पर एमिशन के केस में टेम्परेचर फॉल हो रहा है और एब्जॉर्प्शन के केस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब ये जो एमिशन होता है ये 3-4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है बॉडी के। वो किन किन फैक्टर्स पे है, तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वो कितनी वेवलेंथ निकाल रहा है बॉडी, नेचर ऑफ सरफेस क्या है, सरफेस एरिया क्या है, नेचर ऑफ सरफेस में पॉलिश सरफेस है या कैसी सरफेस है, और सरफेस एरिया कितना है, ज्यादा होगा तो रेडिएशन ज्यादा हो सकता है। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस क्या है, ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा एमिशन हो सकता है। तो ये एमिशन के कॉन्टेक्स्ट में बातें लिखी हैं। अब हमको ये जानना है कि दो बॉडीज अगर हैं तो किसका एमिशन किससे ज्यादा है। फिर यहां भी आ जाएगा एमिसिव पावर। पहचानेंगे कैसे कि 3 बॉडीज हमारे सामने हैं तो कौन ज्यादा एमिट करेगी, इसको पहचानने के लिए हम लोग एक टर्म और डिफाइन करते हैं, इसका नाम है एमिसिव पावर ई। एक टर्म आ चुका था एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्शन वाली बात कर रहा था, ये एमिशन वाली बात कर रहा है। तो यहां पर क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर ए गिवन सरफेस इट इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलते हैं एमिसिव पावर। तो देखिएगा ध्यान से, एमिटेड पर सेकंड पे ध्यान दीजिए एंड पर यूनिट एरिया पे ध्यान दीजिए। पर सेकंड पर यूनिट एरिया जितना एमिशन हो रहा है एनर्जी का, उसे एमिसिव पावर बोलेंगे आप। और यही बात इस फॉर्मूले में दिखाई पड़ती है, ध्यान से देखें तो E इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, तो एनर्जी हो गई जो एमिट कर रहा है, और एरिया और डेल्टा टी से आपने डिवाइड किया है। इसका सीधा मतलब क्या है कि पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी ये एमिट कर रहा है, दिस इज नोन एज ए एमिसिव पावर। तो इसको भी पकड़ के रखें। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यहां देखिए इसकी जूल होती है, इसकी सेकंड है, इसकी मीटर स्क्वायर है, तो उसी हिसाब से देखिए यूनिट लिख दी गई, कोई भी बड़ी भारी बात नहीं है। किसी बॉडी का अगर एमिसिव पावर कम है तो बैड एमिटर कहा जाता है। एक एक चीज मैंने हाईलाइट की है पढ़ पढ़ के, और जैसे आपको सब मिले। किसी का एमिसिव पावर अगर ज्यादा है तो वो गुड एमिटर है, भाई सीधी सी बात है, ज्यादा एमिट कर रहा है तो गुड एमिटर, कम एमिट कर रहा है तो बैड एमिटर। इस तरह से बात समझ सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर लेमडा की बात की जाए, जैसे भी देखी थी, जैसे ए लेमडा था तो ई लेमडा आ गया है, तो यहां पर ई लेमडा लिख देते हैं। वही बात है जो मैंने आपको समझाई थी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लेमडा फॉर ए पर्टिकुलर लेमडा, जो एनर्जी रिलीज हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसे हम ई लेमडा कह देंगे। टोटल ई लेमडा निकालने जाएंगे अगर ये टोटल ई लेमडा के लिए, तो ई इज इक्वल टू ई लेमडा इंटू डी लेमडा कर देंगे आप। बात आपकी समझ में आ जाती है, और ये उसकी यूनिट है जो आप पकड़ सकते हैं। अगली बात, एक और टर्म आता है एमिसिविटी। देखिए यहां कई टर्म हैं और कई लॉ हैं इस लेक्चर में, तो आप थोड़ा सा नोट्स बनाइएगा वरना एक दूसरे में मिल जाएंगे। ये लेक्चर में भर भर के नए टर्म हैं और भर भर के कई सारे लॉ हैं, तो इसको समझने के लिए थोड़े नोट्स होने चाहिए, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एमिसिविटी की बात कर रहे हैं। एमिसिविटी क्या है? एमिसिविटी वो है कि किसी टेम्परेचर पर जो एमिसिव पावर होती है किसी बॉडी की, उसका रेशियो लेते हैं किससे? एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और उसका रेशियो हम कहलाते हैं एप्सिलॉन, जो कि एमिसिविटी है। तो एमिसिविटी क्या हो गया? यहां लिखा होगा एमिसिविटी ई एप्सिलॉन। ई है एमिसिव पावर अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होता है अभी बात करते हैं। फॉर ए गिवन टेम्परेचर, फॉर ए गिवन टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर सेम होने चाहिए। ब्लैक बॉडी अगर जिस टेम्परेचर पर है उसी टेम्परेचर पर एमिसिविटी भी निकाल रहे हैं। ब्लैक बॉडी वो होती है जिस पर कोई भी रेडिएशन आप डालें तो सब के सब एब्जॉर्ब कर ले। अभी बताऊंगा इसमें कोई भी वेवलेंथ को आपको एमिट ना करे, रिफ्लेक्ट ना करे।
इसी वजह से वो काली दिखती है, क्योंकि कुछ एमिशन, कुछ आपको रिफ्लेक्ट करके देती नहीं, सब एब्जॉर्ब कर लेती है, ना ट्रांसमिट करती है। तो उस वजह से वो ब्लैक बॉडी होती है। क्या नेचर में कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो नहीं है, लेकिन उसके करीब है। बात चल रही तो बता ही दूं, जैसे कि काजल होता है ना, आप लैंप जलाते हैं या दिया जलाते हैं, दिवाली वगैरह में मम्मी जलाती होंगी, तो उसमें एक एक काला काला ढक देती हैं, तो वो कोयला टाइप बन जाता है, ऊपर राख काली काली, वो ब्लैक बॉडी के काफी करीब होती है। लैंप ब्लैक कह सकते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलें तो, कि लैंप जलता वहां जो उसका काला काला आग से जो जम जाता है धीरे धीरे। या ब्लैक वेलवेट पेपर, इसको भी आप काफी हद तक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं, लेकिन एक जो काफी करीब परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाई गई 98% जो एब्जॉर्ब करती है, वो फेरीज ब्लैक बॉडी है। वो क्या है उसकी बात करेंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है आर्टिफिशियली, तो वो काफी करीब होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के, 98-99% के आसपास एब्जॉर्ब कर लेता है। तो खैर आप समझ पाए होंगे, एप्सिलॉन की बात एमिसिविटी है, E अपॉन कैपिटल E। फॉर हाईली पॉलिश सरफेस के लिए E1 या E एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और अगर प्रैक्टिकल बॉडीज जो होती हैं वो एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, और कभी भी ये स्मॉल ई कैपिटल ई से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए 1 से छोटा आता है। एमिसिव पावर हमेशा आपकी क्या रहेगी? ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर से कम। ब्लैक बॉडी जो सारी चीज एब्जॉर्ब करती है और टेम्परेचर बढ़ा दो तो सारी चीज उगल देती है, ऐसा चक्कर होता है। तो सन को भी नेचुरल सन एक ब्लैक बॉडी माना जाता है, क्योंकि सारे तरह के रेडिएशन निकालता है। तो वो बॉडी जो सारा कुछ एब्जॉर्ब कर ले और पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ाने पे सारा कुछ उगल दे, सारे रेडिएशंस, उसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। खैर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। फिर आता ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस मतलब रेडिएशन पड़ा और बॉडी से ट्रांसमिट हो गया, निकल गया, शीशे पे लाइट पड़ी और पास हो गई, वो सिचुएशन है। तो अब दो मटेरियल को, दो शीशे अलग अलग हैं, तो उनको कैसे हम पता करेंगे कि किसमें ट्रांसमिटेंस ज्यादा या कम है? तो उसके लिए डिफाइन करना पड़ता है ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस T लिखते हैं। तो अगेन वही बात कि Q इंसिडेंट कितनी एनर्जी फॉल की है और कितनी उसको निकल गई है, उससे पार हो गई है, उसके रेशियो को QT अपॉन QI को हम बोल देते हैं इसका ट्रांसमिटेंस। और क्योंकि सेम क्वांटिटी है तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हमारे सामने आ जाती है। ये बात, ये सारे टर्म नए हैं, ध्यान रखने होंगे। तो ट्रांसमिटेंस हो गया। अगली बात हो गई रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्शन जो होता है बॉडी पे पड़ा, रिफ्लेक्ट हो गया, उसको भी पहचानेंगे हम लोग, और उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिविटी। तो रिफ्लेक्टिविटी क्या है? जिसे हम R से दिखाते हैं। अगेन कितनी हीट, कितनी एनर्जी पड़ी और कितना रिफ्लेक्ट हुई, उसके रेशियो को। तो ये QR अपॉन QI इज नोन एज ए रिफ्लेक्टिविटी। ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि सेम क्वांटिटी का ये रेशियो है। अब हम, क्योंकि अब देखिए क्या होता है, तीनों का सम कर लेते हैं जो कि Q के बराबर होता है, क्योंकि हम जान रहे थे कि कोई भी बॉडी पर अगर हीट पड़ रही है तो तीन ही चीज होनी, या तो एब्जॉर्ब हो, या वो रिफ्लेक्ट हो, या वो ट्रांसमिट हो। इसी Q का यही तो तीन कांड होगा। तो Q को मैं T प्लस A प्लस R लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है भाई, ठीक है, यही तो होना है। तो यही यहां लिख दिया गया, QA प्लस QT प्लस QR इज इक्वल टू Q, क्योंकि जो हीट एनर्जी पड़ रही थी या तो वो एब्जॉर्ब होगी, या ट्रांसमिट होगी, या रिफ्लेक्ट होगी। अब यहां पर हम Q से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को। ये देखिए, ये वैल्यू बन गई, 1 आ गया। और QA अपॉन Q क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर A। ये ट्रांसमिटेंस हो गया, ये रिफ्लेक्टिविटी है, बराबर 1 हो गया। तो इस रिलेशन को भी हमें याद रखना है। अब इस रिलेशन के बाद अगर कोई बॉडी परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर का मतलब R यहां 1 हो जाएगा, तो बाकी के लिए कुछ बचा नहीं, तो T और A 0 हो जाएंगे। प्योरली रिफ्लेक्टर है, R1, बाकी सब एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, ट्रांसमिटेंस हो ही नहीं रहा है। अगर परफेक्ट ट्रांसमिटेंस है, जितनी एनर्जी पड़ रही सब निकल जा रही है, तो T की वैल्यू 1 कर दोगे और बाकी कुछ बचा नहीं, तो A और R हमारा 0 हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो कहीं भी आप गलती नहीं कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी नोट्स बना के दिमाग में रख पाएंगे तो आप। अगली बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, जो बात कर रहे थे। तो ए बॉडी दैट अब्सॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, इट्स नोन एज ए ब्लैक बॉडी।
तो ब्लैक बॉडी वही जिस पे जो भी रेडिएशन पड़े सब का सब एब्जॉर्ब कर ले, और जैसे ही इसको मौका लगता है ये जो एमिट भी करता है फास्टेस्ट रेट से, मतलब एब्जॉर्ब करा देते हैं। फिर अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाने लगे तो इसने जितनी भी रेडिएशन एब्जॉर्ब किए हैं वो सारे एमिट करना शुरू कर देता है, तो सब कुछ खा भी जाता है और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सब कुछ उगल भी देता है। इसलिए सन को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। तो द रेडिएशंस एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज आल्सो नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और द ब्लैक बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज आइडियल रेडिएटर, रेडिएट करेगा ना जिससे सन रेडिएट करता है। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात कर रहे थे, वही सन वाली बात, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ए बॉडी दैट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जो भी रेडिएशंस पड़े सबको एब्जॉर्ब कर ले दिखेगा ही नहीं, ब्लैक दिखेगा इस वजह से। तो बच्चों अभी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या क्या होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं करता, इसलिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कोई ट्रांसमिशन नहीं करता तो ट्रांसमिटेंस भी क्या हो जाएगा, टी बराबर 0। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ए की वैल्यू इसकी हो जाएगी 1। और इस पे किसी भी तरह की कोई लाइट डालें, नीली, पीली, लाल, गुलाबी, तो आप क्या देखेंगे कि इसमें ये आपको ब्लैक ही दिखने वाली है, क्योंकि ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसलिए दिखाई वो ब्लैक पड़ेगी। आगे बात देखते हैं बेटा, यहां पर व्हेन हीटेड सुटेबल रेंज में, जब इसको आप हीट कर देते हैं सुटेबल टेम्परेचर पर, तो ये सारी जितनी भी इसके पास रेडिएशंस थे सब कुछ निकाल देती है। इसीलिए हम सन को भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर 6 × 10³ केल्विन के टेम्परेचर पर इसके पास जितनी भी रेडिएशंस पॉसिबल है सब निकाल देता है। तो ब्लैक बॉडी क्या हुई, ब्लैक बॉडी जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले और सुटेबल हाई टेम्परेचर पर सारे रेडिएशन को निकाल दे, वो हमारी ब्लैक बॉडी हुई। तो सन हमारी ब्लैक बॉडी हो गई। क्या हमारे और जगह हमें यहां पर ब्लैक बॉडी परफेक्टली मिलती है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं मिलती, उसके करीब जो है, जैसे मैंने बताया था कि ब्लैक वेलवेट पेपर वो काफी करीब है, और साथ में जो काजल होता है, जो आप लैंप जलाते हैं उससे काला काला बनता है, या दिवाली में आप दिया जलाते हैं उससे जो कालिक आती है, वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के काफी करीब है। एक्सपेरिमेंटली जो हम बनाए हुए हैं वो फेरीज ब्लैक बॉडी है, जो 98% 99% का एब्जॉर्प्शन करती है। वो क्या होता है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फेरीज ब्लैक बॉडी में, हल्का सा होल होता है, इसके सामने एक ऐसा नुकीला, ये मिडिल में होगा, सेंटर में, मेरा थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है। तो अगर रेडिएशन मान लीजिए तिरछा आया, यहां पर सब एब्जॉर्प्शन के लिए कालिक पोत दी जाती है, कोयला लगा दिया जाता है, ऐसा समझ लें आप। तो ये 2-3 हिट के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है, और किसी वजह से अगर लाइट सीधी आ गई तो इस पे टकराती जैसे छितर बितर हो जाती है। वरना क्या होगा, अगर ये नुकीला हिस्सा नहीं लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है ऐसे लाइट पड़े ऐसे निकल जाए, तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना रह जाए। इसलिए हम नुकीला सा हिस्सा लगा देते हैं जिससे कि इस पे लाइट पड़े तो घूम जाए रास्ते से, और ये जो भी रेडिएशन इसके अंदर फॉल कर रहे हैं सब के सब एब्जॉर्ब कर जाएं। तो आप ये समझ पाए होंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी का सिचुएशन या क्या क्या इनके अंदर प्रॉपर्टी रहता है। अगला जो लॉ आता है वह किरचॉफ रेडिएशन लॉ। ये किरचॉफ रेडिएशन लॉ भी बड़ी अच्छी बात बोलता है, बहुत ही सरल है कि किसी भी बॉडी का E/A, E क्या है, एमिसिव पावर, A क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर। तो किसी भी बॉडी का E/A, एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर ए गिवन सरफेस फॉर ए गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर होता है उस टेम्परेचर पर उसके ये बराबर होता है। यहां लिख दीजिए फॉर ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों का सेम रखना होगा। तो फॉर ए गिवन टेम्परेचर जो ये ब्लैक बॉडी का है, जो ब्लैक बॉडी का E होगा वही हमारा E/A होगा किसी सरफेस के लिए। यही इतना ही आपका किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ रेडिएशन लॉ है। और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर दें E λ/A λ, तो वहां पर क्या हो जाएगा,
ई लैम्डा के बराबर हो जाएगा। यही चीज इसके लिए लगा दी गई है जो कि एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जहां भी इसका इस्तेमाल होगा हम लोग इस्तेमाल इसका करेंगे, किरचॉफ रेडिएशन लॉ। अगला लॉ आता है बेटा स्टीफेंस लॉ। स्टीफन लॉ क्या बोलता है कि कितना हीट आपका रेडिएट हो रहा है उसके बारे में जानकारी देता। तो उन्होंने बोला रेट ऑफ हीट रेडिएशन बोल दीजिए, पर सेकंड जितना आपका रेडिएशन हो रहा है वो उस बॉडी का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसकी पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कुछ ऐसा बता दिया इन्होंने कि E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। रेट की बात करेंगे तो E अपॉन टाइम कर दोगे, जिसे P से लिख सकते हो प्रोपोर्शनल T की पावर 4। और यहां पर बाकी कांस्टेंट इसके साथ आ गए, जैसा आप देख पा रहे हैं P इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी की पावर 4। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट। ये स्टीफन कांस्टेंट की देखिए वैल्यू लिखी गई है। ए क्या है? एरिया ऑफ द बॉडी जिससे रेडिएशन हो रहा है। ई क्या है? एमिसिव पावर। ई फ्रैक्शन है 0 और 1 के बीच में, और ये एमिसिव पावर हो गई। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी की पावर 4। तो P इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी की पावर 4। ये आपका रेट है। रेट का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, इतने से रेडिएशन हो रहा है। समझ पाए होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी। तो स्टीफन लॉ है या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। आगे बात देखिए, यहीं पर ये अगर ब्लैक बॉडी के लिए किया जाए और हम बोलें कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इसी इक्वेशन में पर यूनिट एरिया का मतलब है ए बराबर 1 रख दो, और फॉर ब्लैक बॉडी का बात करोगे तो ई की वैल्यू 1 कर दो। तो ए और ई 1 कर दिया तो ये वैल्यू क्या बन गई ब्लैक बॉडी के लिए? E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ई क्या है? रेट ऑफ रेडिएशन ट्रांसफर या एमिशन। रेट कितना जिससे कि रेडिएट हो रही है एनर्जी। तो ये ब्लैक बॉडी के लिए E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 आ गया है। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को भी कर लेते हैं जो कि बहुत आसानी से लग जाएगा। तो ए ब्लैक बॉडी एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड रेडिएट्स हीट एट ए रेट ऑफ 7 केल्विन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड एट ए टेम्परेचर ऑफ 727 डिग्री सेंटीग्रेड। What will be the rate of heat radiated in the same units? तो ये बड़े आसानी से हो सकता है, हमें पता है स्टीफेंस लॉ क्या होता है। T की पावर 4 ब्लैक बॉडी का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर देखिए ब्लैक बॉडी थी, तो पहले केस में कितना रेडिएशन हो रहा है? 7। सिग्मा T लिखा तो 227 प्लस 273 की पावर 4 सिग्मा 500 की पावर 4। इस तरह आपने इसको लिख दिया। दूसरे की बात कर रहे हैं तो हमें मान लीजिए x उसका रेडिएशन है, टेम्परेचर है 727 प्लस 273 पावर 4, तो सिग्मा और ये 1000 आ गया है। डिवाइड कर दीजिए पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से, तो x बाई 7 ये रहा 1000 की पावर 4 अपॉन 500 की पावर 4, तो 1000 अपॉन 500 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 इंटू 16 यानी 112 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ये रहा आपका आंसर। अब इसको आप नोट कर लीजिए, अगला टॉपिक हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो कई बच्चे चाहते हैं कि इसका नोट आसानी से कर पाएं, तो आप नोट कर पाए होंगे ऐसी उम्मीद है। आगे की बातचीत हम लोग चलते हैं लेकर। अब है कूलिंग बाय रेडिएशन। अब ये जो बॉडी, जैसे एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है और अपनी सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर पर है, सराउंडिंग T0 पर है, तो वो रेडिएशन से कूल डाउन होने लगती है। तो कूल डाउन होने का क्या इक्वेशन है कि रेडिएट कर रही है उससे कूल डाउन हो रही है। तो कूलिंग बाय रेडिएशन हमें मालूम है कि ये जो बॉडी T है T0 से ज्यादा, उस समय रेडिएट कितना करेगी? स्टीफन लॉ से निकल आएगा। E ए सिग्मा T की पावर 4, P1 से वो रेडिएशन कर रहा है, और साथ में ऐसा नहीं होता कि इससे एनर्जी कम टेम्परेचर पर है तो एनर्जी लेना, वो एब्जॉर्ब भी करता है, एमिट भी करता है, ये प्रोसेस बराबर चल रहा होता है। तो कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है? ये ए सिग्मा T0 4,
ये एब्जॉर्प्शन का पावर है, एब्जॉर्प्शन का रेट है, ये एमिशन का रेट है। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है भाई, एब्जॉर्प्शन और इक्विलिब्रियम वाली स्टेज में। तो ये देखिए यहां पर ये ए एक कांस्टेंट है, एब्जॉर्प्टिव पावर इसको ना समझिएगा, आगे मेंशन भी किया गया है। तो ये एमिशन, ये एब्जॉर्प्शन। अब यहां पर लिखा है ए इज ए प्योर नंबर, ए हमारा केवल गिनती है जो 0 और 1 के बीच में होता है। रिलेटिव एबिलिटी ऑफ द सरफेस टू एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ये रिलेटिव एबिलिटी है कि सराउंडिंग से कितना वो एब्जॉर्ब करेगा। इसको ए जो है आप एब्जॉर्प्टिव पावर ना समझें, ये क्लियरली मेंशन है, ये आप दिमाग में रखिएगा। अब इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो बाहर का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर एक ही हो जाएगा। मान लीजिए उस समय टेम्परेचर हो गया टीसी, इसका टेम्परेचर टीसी और इसकी सराउंडिंग का भी टेम्परेचर टीसी। तो जितना एब्जॉर्ब कर रहा उतना ही एमिट कर रहा, दोनों बराबर के रिश्ते हैं। तो P1 बराबर P2, तो ई ए सिग्मा टी की सी पावर 4 ए सिग्मा टी की पावर 4, और यहां ई बराबर ई आ जाएगा। ई हमारा एमिसिव पावर था, ए एक रिलेटिव नंबर है 0 और 1 के बीच में, ये एस्टेब्लिश हो जाता है। अब यहां पर जब बात करें व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0, इसका टेम्परेचर टी का जब टी नॉट से ज्यादा हो तो नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा फ्रॉम द सराउंडिंग, dq अपॉन dt इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। स्टीफन लॉ से ही लिख दिया है। ये क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या रेडिएशन। अब यहां पर इस dq को आप लिख सकते हैं, देखिए mc डेल्टा टी, ये हम पढ़ते हैं कि dq की वैल्यू mc डेल्टा टी आती है, यहां mc डेल्टा टी लिख दिया है। अब ये माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि टेम्परेचर यहां फॉल कर रहा है, तो T2 T1 से कम है इसलिए माइनस आया, क्योंकि ये कूल कर रहा है, कूलिंग हो रही है, ठीक, इसलिए माइनस साइन आ गया है। तो mc माइनस डी टी अपॉन डी टी, और ये तो ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 तो है ही। आगे चलते हैं। अब रेट ऑफ कूलिंग क्या हो गई, जो कि dq dt अपॉन dt पकड़ना था कि भाई ये टेम्परेचर, ये टाइम है, माइनस मतलब कूलिंग हो रही है तो टेम्परेचर फॉल कर रहा है। उस अवस्था में इसी में आप dt अपॉन dt निकाल लें, mc नीचे चला जाएगा, तो ई ए सिग्मा mc अपॉन टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। यहां पर देखें तो फॉर ए गिवन सैंपल सब कुछ कांस्टेंट है, मास सैंपल का कांस्टेंट, एरिया सिग्मा ई सी सब कांस्टेंट है। तो आप क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग किसके प्रोपोर्शनल हो गई, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। यानी कोई भी बॉडी अगर टी टेम्परेचर पर है और इसका सराउंडिंग टी नॉट पर है तो इसका रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, डी टी अपॉन डी टी, माइनस तो बता रहा है कूल कर रहा है, डी टी अपॉन डी टी होगा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये रेट ऑफ कूलिंग है, इसको हमें अच्छे से दिमाग में रखना है। तो यही बात यहां पे लिखी गई है, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखिए अगले न्यूमेरिकल में आ जाते हैं, उसको करते हैं। लिखा हुआ है वन एंड ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज इंसर्टेड इन ए फर्नेस ऑफ 800 केल्विन। ये कोई रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है वो है 0.2 मीटर, ये किसी फर्नेस पे लगाई गई है। तो यहां पर इसका टेम्परेचर है 800 केल्विन, ये बेटा 800 केल्विन इसका टेम्परेचर है। आगे द साइड्स ऑफ द रॉड आर कवर्ड विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल एंड द अदर एंड एमिट्स द रेडिएशन लाइक ए ब्लैक बॉडी। तो देखिए ये जो इसका अदर एंड है, बाकी पे इंसुलेशन है, कहीं और से एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहां से ब्लैक बॉडी की तरह एनर्जी रिलीज होगी। तो ब्लैक बॉडी अगर है तो ई की वैल्यू यहां पर 1 है, एमिशन भी 1 होता है। अब वो 600 केल्विन टेम्परेचर पर, यहां पर टी का मतलब क्या है, ये एंड 600 केल्विन पर है। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर इज 300 केल्विन। ये जो एयर है यहां इसका कितना टेम्परेचर है, 300 केल्विन। एज्यूमिंग एनर्जी इज लॉस्ट ओनली बाय रेडिएशन फ्रॉम द ओपन एंड, इस एंड से एनर्जी निकल रही है। फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। थर्मल कंडक्टिविटी को हम के ले लेते हैं, स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा हमको दे रखा है।
तो यहां पर हमें समझ में आया कि हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से एनर्जी वो ले रहा है, इस तरफ निकाल रहा है, तो एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड, यहां से जो फर्नेस है, ये फर्नेस, तो एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड एट एंड वन, ये वन वाला एंड ले लो, तो यहां से जो आपको पर सेकेंड एनर्जी मिली के ए टी वन माइनस टी अपॉन एल, जो हम लोगों ने फॉर्मूले वगैरह पढ़ रखे थे, इतना रेट ऑफ एनर्जी इसको मिल रहा है। और कितना रेडिएट कर रहा है, तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड एट एंड टू का मतलब ये एंड, ये ब्लैक बॉडी की तरह इमिट कर रहा था, तो ई की पावर 1 हो जाएगा। तो यहां जो फॉर्मूला था Q2 जो रेडिएशन होता है स्टीफन लॉ से, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, इसको ई की वैल्यू 1 रख देंगे, तो सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। यहां पर ई क्यों 1 रखा है, क्योंकि ब्लैक बॉडी की कहानी है। ये बात हम आप समझ पाए। अब आगे की देखिए वैल्यू रखते हैं, यहां पर कलर को थोड़ा बदल लेते हैं बेटा, और इस इक्वेशन को इन स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा, दोनों बराबर, इन स्टेडी स्टेट हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी, बराबर। तो पहले वाली की वैल्यू रखते हैं के ए टी वन माइनस टी अपॉन एल इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब यहां पे टी नॉट क्या है ना, ये टी नॉट आप देखोगे तो ये टी नॉट ये एयर वाला है मामला, उसी से लेके बना रहे हैं। अब आगे वैल्यू के हमको पता नहीं है, तो यहां के की वैल्यू अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एल चला जाएगा इसके साथ, सिग्मा एल ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 अपॉन ए टी वन माइनस टी। ये देखिए ये आपका एक एक्सप्रेशन बन रहा है। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखते हैं, सिग्मा कितना दे रखा है, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। आगे एल कितना है, 0.2। एरिया कितना है बेटा, एरिया दिया था कि नहीं दिया होगा, कवर्ड assuming energy is lost by radiation from the open end, area शायद one end of a rod of length 2 furnace, the sides of the rod are covered with an insulating, that temperature of this end is area, तो इसमें दिया नहीं है। तो यहां पर बेटा एरिया देखिए कैंसिल हो गया है, ये एरिया गया कट, तो एरिया रखने की आवश्यकता ही नहीं है, और ये वैल्यू रही लेंथ हो गई है। फिर यहाँ टेम्परेचर का मामला रखा, तो आपने रखा 600 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 अपॉन T1 माइनस टी विच इज 800 माइनस 600। जो टेम्परेचर देखिए 3 थे यहाँ, ये T1 है, वो T है, वो T0 है, उसी हिसाब से यहाँ टेम्परेचर रखा है। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 0.2 यानी 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। यहां वैल्यू आ जाएगी 6 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, जो जीरो वगैरह कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 8 अपॉन नीचे बचेगा 200। ये प्लस माइनस देखिए आपस में ये खत्म हो गए, और फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं नीचे, तो ये वैल्यू हो जाएगी टोटल 7.29 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप बेटा नोट कर लीजिए, फिर अगली हम लोग बात करते हैं। खैर ऊपर से देखना होगा आपको, तो मैं इसको ऊपर से दिखाता हूं, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहां पर इतना, यहां से नोट कर लें आप,
ये आप बेटा यहां पर नोट करें। तो इस तरीके से इसको नोट कर लिया होगा आपने। ऊपर थोड़ा ले जाता हूं, यहां तक ये इक्वेशन आपकी नोट हो गई होगी। अगला एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे हम लोग, जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो वो भी हमें समझना है। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इंटरेस्टिंग लॉ है, सरल है। एक बात बस ध्यान रखनी है, ये भी क्या बोलता है कि जो कूलिंग माइनस dt अपॉन dt है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के सराउंडिंग से जो डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी। मान लीजिए कोई 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और एटमॉस्फेयर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन 50 माइनस 25 और बाहर का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपका रूम टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जल्द रेट ऑफ कूलिंग काफी तेज होगा, शुरुआत में गिरेगा बहुत तेजी से टेम्परेचर। ये बोल रहे हैं। तो यहां पर देखिए रेट ऑफ कूलिंग की बात कही है, माइनस dt अपॉन dt, ये रहा कांस्टेंट t माइनस टी नॉट। इसको एक तरीके से और लिखते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर जो था वो T1 से T2 आ गया है। शुरू में T1 था बॉडी का, बाद में T2 हो गया है, तो इसको माइनस साइन इंक्लूड करते हुए T1 माइनस T2 अपॉन T लिख देते हैं। ये टेम्परेचर, ये टाइम है, ये आपका कांस्टेंट हो गया। और इस T की जगह T1 प्लस T2 अपॉन 2 और ये T नॉट की जगह ये रहा आपका T नॉट। ये बेसिकली कैपिटल T नॉट लिख दीजिए, वही जो आपका बाहर का टेम्परेचर है। तो इस तरीके से ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बन जाता है। इसका इस्तेमाल करके कुछ न्यूमेरिकल आपके यहाँ काफी आते हैं, ये काफी पसंदीदा क्वेश्चन बनाता है और इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके हम कर लेते हैं, ये न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर मिल जाए। तो ए बॉडी कूल्स इन 10 मिनट्स, 10 मिनट का समय है, कूल कर रही है 60 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। What will be its temperature after next 10 minutes? अगले 10 मिनट में देखिए पहले क्या हो रहा है, 60 डिग्री से ये 40 डिग्री पहुंच रही है और समय इसने लिया है 10 मिनट का। अब ये पूछ रहे हैं कि 40 से अगले 10 मिनटों में कहां पहुंचेगी। मान लीजिए टी टेम्परेचर पे पहुंचेगी, वो टी हमसे कह रहे हैं पता कर दो, पता कर देंगे। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 10 डिग्री, बाहर का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है, टी नॉट यहां पर 10 डिग्री है बाहर का। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो है T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T नॉट, ये वैल्यू। अब यहां पर आगे की, यहां पे पहले के लिए फर्स्ट केस, इस केस के लिए लिखते हैं। तो पहला केस के लिए क्या रखेंगे, T1 हो जाएगा 60 माइनस 40, समय लगा है 10 मिनट। इसको अभी हमें रेशियो लेना है तो आप इसको 10 को सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या मिनट में भी रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी में रेशियो निकाल लेंगे। और ये रहा T1 प्लस T2, तो 60 प्लस 40 अपॉन 2, T नॉट था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इक्वेशन 1 है। अगले वाले के लिए, ये पहला केस था, ये दूसरा केस है। यहां के लिए रखें, सेकेंड के लिए आप लगा रहे हैं यही फॉर्मूला, तो 40 माइनस टी अपॉन अगेन 10 और फिर के 40 प्लस टी अपॉन 2 माइनस 10। ये इक्वेशन आपकी बन गई बेटा, देख पाए आप। इन दोनों को सॉल्व करना है तो डिवाइड कर दीजिए, मैं सॉल्विंग लिख देता हूं केवल, सॉल्विंग 1 एंड 2, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे, के भाग जाएगा, केवल टी बचेगा, टी निकाल लेना। और सॉल्विंग करने पर आपको वैल्यू आ जाएगी टी बराबर 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर है। ऐसे सवाल ना आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे बहुत जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल भी हम लोग करेंगे तो इसको आप नोट करें। इसी पर बेस्ड एक सवाल और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा इसका अगला सवाल। बोला है ए बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 47.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट्स एंड टू 2.5 डिग्री इन
7.5 मिनट्स। देखिए क्या कहानी है, मैं फोटो बना दूं 50, इसे विजुलाइज करने में आपको आसानी हो। ये है 47.4 और 5 मिनट का टाइम लगा है, और फिर ये फर्दर कूल कर गई है 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टाइम लगा है 7.5 मिनट का। सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछ रहे हैं कि टी नॉट आप हमको बता दो क्या है। सवाल बिल्कुल वैसा ही है, बस टी नॉट पूछ लिया है। हम जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताता है, T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू K, T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T नॉट। तो ये हो गया 52.5 माइनस 47.5 अपॉन 5 मिनट, के 52.5 प्लस 47.5 अपॉन 2 माइनस टी नॉट। ये आपका, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड 5 मिनट, ये के 50 डिग्री माइनस टी नॉट। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं आप, सेकेंड इक्वेशन आ गई तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 47.5 माइनस 42.5 अपॉन कितना समय लग रहा था बेटा, 7.5 मिनट, और के दोनों का सम 47.5 प्लस 42.5 अपॉन 2 माइनस टी नॉट। ये वैल्यू ऐसे लिखी गई पूरी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 7.5 के 45 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी नॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फिर डिवाइड कर दें आप के उड़ाने के लिए तो ये वैल्यू क्या बनेगी, देखिए यहां पर अगर इसको उसको 1/2 कर दें तो 1/2 से वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी नॉट अपॉन 45 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी नॉट 7.5 अपॉन 5, ये वैल्यू 3/2 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका बेटा आंसर आ गया। आप इसको नोट कर सकते हैं और आसानी से काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं हट जाता हूं जिससे ये पूरा न्यूमेरिकल आप नोट कर पाएं, तो इसको आप नोट कीजिए। अगला टॉपिक हम लोग पकड़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा ऐसी उम्मीद है। अब आ जाते हैं कूलिंग कर्व्स। ये कर्व्स थोड़ा सा अंदाजा ले लीजिए कि कहीं पूछे जाएं तो आप इसको टैकल कर पाएं। तो यहां पर देखिए जो कर्व था log t माइनस टी नॉट और t के बीच में, t मतलब टाइम है और log t माइनस टी नॉट निकाला हुआ है। तो ये देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की जो बात कह रहे थे वहां से ये लिखा हुआ है। इसको इंटीग्रेट वगैरह जब करते हैं तो ये इक्वेशन आता है। तो ये इक्वेशन को हम यहां प्लॉट कर देते हैं, यहां पर ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। इसको दिमाग में रख लीजिए ग्राफ को कि log t माइनस टी नॉट और t में एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है स्लोप के साथ में, तो ये कूलिंग कर्व है। तो 10 ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप के साथ ये आपको, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम। जैसे समय समय बदलता जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग गिरती चली जाएगी। भाई शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था, कम हो रहा है तो रेट ऑफ कूलिंग गिरेगी। और भी कुछ ग्राफ्स हैं। अब अगले ग्राफ की बात, कर्व ऑफ बॉडी टेम्परेचर वर्सेस टाइम। बॉडी टेम्परेचर ये है और टाइम ये है बेटा। तो आप देखते क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर ए स्लोप लेके यहां पे डिक्रीज कर रहा है। ये भी दिमाग में रखिए क्या है, बॉडी का टेम्परेचर और ये टाइम। ये अंदाजा ले लीजिए इस ग्राफ का कि पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे पाए। खैर, तो ये बॉडी का टेम्परेचर, ये टाइम के बीच का स्लोप आ गया। दूसरी बात करते हैं कर्व ऑफ रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस बॉडी टेम्परेचर। ये देखिए बॉडी टेम्परेचर ये है, ये रेट ऑफ कूलिंग है। जैसे जैसे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बढ़ाएंगे रेट ऑफ कूलिंग देखिए बढ़ता चला जाएगा। यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, और कम करेंगे तो रेट ऑफ कूलिंग गिरता चला जाएगा। यहां पर देखिए वैल्यू इंटरसेप्ट कितना आ रहा, के टी नॉट। तो ग्राफ ऑफ आर वर्सेस टी इज ए स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट माइनस के टी नॉट एज शोन इन द फिगर। तो ये रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टाइम है, रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर है।
एक और कर्व आता है कर्व ऑफ कूलिंग में ही, वो होता है रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर डिफरेंस या सराउंडिंग के टेम्परेचर से डिफरेंस, रेट ऑफ कूलिंग और बॉडी टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टी नॉट। तो ये हो गया डेल्टा टी। इसमें भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखती है जो ओरिजिन से जा रही हो कि रेट ऑफ कूलिंग टी माइनस टी नॉट के प्रोपोर्शनल है। अगर टी माइनस टी नॉट जीरो आ जाए तो कुछ कूलिंग होगी ही नहीं, यानी बाहर और अंदर का टेम्परेचर बॉडी का बराबर है। तो ये रेट ऑफ कूलिंग के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये जो दिमाग में रखनी चाहिए। अगली बात देखते हैं जो आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि जब बॉडी गर्म होती है तो उसमें वो कई सारी वेवलेंथ निकालती है, ग्रेटर वेवलेंथ जो कि 750 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, तो हमको दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं उसका जो लैम्डा मैक्सिमम है, यानी जो वेवलेंथ मैक्सिमम निकाल रही है वो शिफ्ट होने लगती है, शॉर्टर वेवलेंथ होने लगती है। तो जब वो शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि विजिबल रेंज में आ जाए। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा मैक्स कम होती जाएगी। तो उसके बीच रिलेशन क्या हो गया, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने पर उससे जो एमिशन हो रहा है उसमें सबसे बड़ी लैम्डा की जो वैल्यू है वो पहले ज्यादा रहती है, फिर वो शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। यही देखिए यहां पे ग्राफ भी बनाया है। ये लैम्डा ये इंटेंसिटी है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और इंटेंसिटी बढ़ रही टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो यहां पर देखिए लैम्डा मैक्सिमम ये थी, अब टेम्परेचर बढ़ा तो लैम्डा खसक कर और छोटी हो गई और तीसरी वाली और शिफ्ट कर गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी और लैम्डा की वैल्यू शॉर्ट होती चली जाएगी। तो ये जो यहां पर था लैम्डा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, इसी को वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। और यहां पर एक कांस्टेंट लगा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी, और बी को हम बोलते हैं वेन्स कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज एसआई यूनिट इज दिस वन। ये वेन्स कांस्टेंट की बात रहती है। बाकी ग्राफ में मैंने बताया क्या हालचाल इसके हैं। तो लैम्डा मैक्सिमम जैसे कि सन और स्टार से जो लैम्डा मैक्सिमम हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे हम टेम्परेचर पता लगा लेते हैं सन का या स्टार का, जाते थोड़ी है वहां पर भाई, पहुंच कहां पाए। तो बस वहां से जो रेडिएशन आ रहा है उसका लैम्डा मैक्सिमम निकाल लेते हैं कि ये मैक्सिमम लेंथ हमको मिल रही है, और इसी से आपने टेम्परेचर निकाल लिया बी अपॉन लैम्डा एम करके। आप समझ गए कि भाई अगर सन का मामला है तो ये टेम्परेचर मिल रहा है आपको 6050 केल्विन, जो कि बहुत ज्यादा है। इस तरह जो रेडिएशन हमको मिलते हैं उसकी मदद से हम ये निकाल लेते हैं कि कितना टेम्परेचर उस बॉडी का बन रहा है। तो ये वेन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है या कर्व है, ये लॉ है, और इस पे एक न्यूमेरिकल भी हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये बोला है द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सन हैज मैक्सिमा एट दिस वन लैम्डा मैक्स। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ए स्टार फॉर विच स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मैक्सिमा दिस वन। टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6000 केल्विन। हमको पता है कि लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, स्टीफेंस लॉ। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इसी लॉ से लिखें तो T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं, यानी अगर मैं T2 निकालना चाहूं तो T1 इंटू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिखने में कोई बुराई नहीं है। अब T2 लिखा, ये रहा सन वाला 6000, लैम्डा 1 रहा 4753 और लैम्डा 2 की वैल्यू रही क्या, मैक्सिमम 10350 कह लीजिए। ये स्टार के लिए पकड़ लिया है, सन का लिखा हुआ है देखिए उधर, और ये किसी स्टार का दिया तो उसकी वैल्यू हमने यहां पर लैम्डा 2 डाली है, ये वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो बहुत आराम से वैल्यू आ जाएगी 2755.4 केल्विन। दिस इज द आंसर। तो ये देखिए कितने छोटे और आसान सवाल हैं जो आप मिनटों में कर सकते हैं और आपके लिए आने के लिए तैयार हैं। आप नोट करें, अगला भी एक सवाल और निकालेंगे हम लोग, तब बात कंप्लीट होगी। चलिए इसको आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लिखा टू बॉडीज ए एंड बी हैव द थर्मल एमिसिविटीज
ये थर्मल एमिसिविटीज हैं। ये समझ लीजिए EA की वैल्यू है, ये EB की वैल्यू है। द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टू बॉडीज आर सेम, सरफेस एरिया दोनों का सेम है। द टू बॉडीज एमिट टोटल रेडिएंट पावर एट द सेम रेट, सेम रेट भी है। The wavelength lambda b corresponding to the maximum spectral radiancy from B is shifted from the wavelength corresponding to the maximum spectral radiancy in the radiation from A by 1 micrometer. अभी समझाता हूं, बहुत आसानी से हो जाएगा। If the temperature of A is this one, calculate temperature of B wavelength lambda b. तो चलिए पहली बात देखते हैं बहुत ही आसानी से। यहां पर बोला था क्या कि दोनों का पावर रेट सेम है, यानी PA बराबर रेट ऑफ एमिशन सेम है। रेट ऑफ एमिशन का फॉर्मूला लगा दो, EA सिग्मा AA TA की पावर 4, EB सिग्मा AB TB की पावर 4। यहां पर एरिया भी सेम बोल रखा है, तो एरिया का मतलब AA AB सेम है। ये गिवन है। तो अगर ये सिग्मा सिग्मा कट गया, ये AA भी कट गया, तो वैल्यू क्या आई TB की? EA अपॉन EB, इसकी पावर 1/4, और ये रहा TA। अब वैल्यू रख दो। EA EB हमको दे रखा है 0.01 अपॉन 0.81 पावर 1/4 इंटू 5802, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 1934 केल्विन। ये पहले का आंसर आपका आ गया है, यानी टेम्परेचर ऑफ बी। ये बहुत ही आसानी से आपका ये निकल आया है। वेवलेंथ की बात कर रहे हैं लैम्डा बी की, तो देखिए कैसे निकलेगा। वेन्स डिस्प्लेसमेंट से हम जानते हैं कि लैम्डा ए इंटू टी ए इज इक्वल टू लैम्डा बी इंटू टी बी। तो लैम्डा बी कितना निकल आएगा? टेम्परेचर टी ए का कितना था? टेम्परेचर हम निकाल चुके हैं, पहले वाले कहां गया? 5802। तो 5802 टीबी का हमने निकाला है 1934, और लैम्डा ए की वैल्यू हमको गिवन थी, दे रखी थी। लैम्डा ए इस्तेमाल कहां गया? लैम्डा ए नहीं, लैम्डा ए निकालेंगे अभी। ये लिखा है बी शिफ्टेड स्पेक्ट्रल रेडियंसी ए बाई 1 माइक्रोमीटर। तो यहां पर ये वैल्यू बनी, जिसको हम लिख सकते हैं लैम्डा बी इज इक्वल टू 3 लैम्डा ए। सॉल्व करने पर ये हमारे पास इक्वेशन यहां पर निकला है। अब देखिए यहां पर डिफरेंस जो दिया है, गिवन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, ये 1 माइक्रोमीटर है। ये लाइन देखिए लिखी है, जो शिफ्टिंग है, ये B shifted from the wavelength. B is shifted from the wavelength corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation from A by 1 micrometer. तो 1 माइक्रोमीटर से ये शिफ्टिंग कर गया है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस तरह से शिफ्टिंग हो गया है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, तो आपकी वैल्यू कितनी है? लिखें तो लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए की जगह लैम्डा बी अपॉन 3, 1 माइक्रोमीटर, या फिर इससे कह सकते हैं लैम्डा बी इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोमीटर। ये आपका लैम्डा बी यहां निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन है जो आप कर पाए हैं, इसको नोट करें आप, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। और ये रहा, इसको आप नोट कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बातचीत हम लोग करते हैं। नोट कर पाए आप? नेक्स्ट लेके चलते हैं, मतलब इसको नीचे का पूरा हिस्सा दिखा दें आपको जी। अब देखिए 3 क्वेश्चन चैलेंज का टाइम आ गया है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो पढ़ा है उसी पर ये बेस्ड है, ध्यान से लगाइए, सवाल निकलने ही चाहिए आपसे। तो ये चैप्टर 16 पार्ट 4 इसलिए कि जब मुझे सॉल्यूशंस देने होंगे तो आप पूछे तो हम दे पाएं।
तो पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन, आप इसको सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। अगर ये सवाल किसी वजह से ना निकल रहे हो तो वीडियो के उस हिस्से को दोबारा देख लीजिए, सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर करके सवाल निकाल के छोड़िए, आपके सिलेक्शन का सवाल है। फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल होने चाहिए आपसे। तो मैं हट जाता हूं, इसको जरा करिए आप, 5 सेकंड का वक्त देता हूं जिससे आप पॉज कर सकें या इसको नोट डाउन कर सकें। नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूं आपको, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप नोट करिए और इसको सॉल्व करके आंसर देने का प्रयास कीजिए। मेरे ख्याल से इसको भी आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बेटा तीसरा क्वेश्चन, इसको भी नोट करें फिर आगे की बात करते हैं। ये आप यहां पर इसको नोट कर पाए होंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो 5 सेकंड अब तक हो गए होंगे, इसका भी जवाब आप दें और अगर क्वेश्चन ना निकले तो रिफर करके फिर कोशिश करें सवाल निकालने की। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल नीट चैनल को तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही पसंद आने के बाद। इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।